बच्चों पूरे साल पढ़ाई करी, अब उस पढ़ाई का रिजल्ट यानी कि हमारे एग्जाम का दिन है। अब हाँ, हमने पूरे साल प्रिपरेशन तो करी, बट अभी भी कहीं ना कहीं हमारी उस प्रिपरेशन को हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या हम उस परफॉर्मेंस की प्रेशर में हैं। तो इस प्रेशर को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। मैं हूँ गुंजन मैम और आज आप लोगों को मैं किसी भी तरीके की कोई चीज पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने वाली हूँ आपने कितना पढ़ा है, पूरे साल आपने कितना प्रिपरेशन किया है, किस तरीके से जब आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर जो कि फर्स्ट पेपर है मैथ्स का सीबीएसई वालों के लिए, उस पेपर को किस तरीके से मैनेज किया जाए। एमपी बोर्ड की बात करो तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है, तो डोंट वरी, आप लोगों को उसको भी कैसे मैनेज करना है मैं बता दूंगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छी लाइन्स लिख रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जैसे हमारे पास में है बोर्ड एग्जाम टाइम स्ट्रेटेजी। आज मैं दो तरीके से बात करूंगी। एक तो है हमारे पास बोर्ड एग्जाम में सोल्यूशन किस तरीके से आपको प्लान करना है, और एक है टाइम स्ट्रेटेजी। पहले मैं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, एक फास्ट रिकॉल ले लेते हैं। फास्ट रिकॉल इन द सेंस हमने क्या क्या पढ़ा, एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, किस सेक्शन में वो क्वेश्चन बनेगा और कितने मार्क्स मुझे ग्रैब करने हैं। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है, जैसे सीबीएसई वालों की बात करूं तो सीबीएसई में मेरे पास में 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ठीक है, अब मैं सबके पहले मार्किंग लिख देती हूँ। यहां पर मेरे पास 1 मार्किंग क्वेश्चन होते हैं 20, यहां पर मेरे पास में 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं 5, यहां पर मेरे पास में 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं 6, यहां पर मेरे पास में 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं 4, और यहां पर मेरे पास में 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं 4। ये हो गया टोटल 20, ये 10, ये हो गया मेरे पास में 18, ये हो गया मेरे पास में 20, और ये हो गया मेरे पास में ये 3 है। 3 केस स्टडीज बनती है हमारे पास में। टोटल हो गया आपके पास में 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। टोटल ये हुआ आपका 80 मार्क्स का पेपर। इतना तो आप सभी को पता था कि हाँ ये चीज होती है। अब सुनो मेरी बात, जब भी आपके पास में पेपर आएगा तो ये 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 15 मिनट्स आप लोगों को दिए जाते हैं। 15 मिनट्स नहीं, हाफ एन आवर वैसे आप लोगों को मिलता है। हाफ एन आवर में 15 मिनट्स आप अपनी कॉपीज को अच्छे से फिल करेंगे। कॉपी फिल करने में बिल्कुल भी गलती मत करना। जो भी आपके ब्लॉग्स होते हैं, जिस तरीके का भी आपको OMR शीट दे रखा है, ब्लू पेन का यूज करना, पेंसिल का यूज नहीं करना है फ्रंट को फिल करने में। अच्छे से ध्यान से आप लोगों के नाम को कैपिटल लेटर्स में, जहां जो रिक्वायरमेंट है, अपने एडमिट कार्ड को साथ में रखना और उसके अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना। ठीक है, 15 मिनट्स आपके सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी फिल करने के लिए यूज करेंगे। आपको हाफ एन आवर दिया जाता है, तो आपको 10 बजे आपकी कॉपी मिल जाएगी। 10:15 तक आप लोग अपने आराम से कॉपी फिल करना। अगेन 10:15 से लेके बेटा 10:30 तक का जो टाइम होता है हमारे पास में, 10:30 तक का ये टाइम आप लोगों के लिए पेपर रीडिंग है। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनो। जैसे क्वेश्चन पेपर साथ में हाथ में आया आप लोगों के, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, थोड़ी देर ध्यान रखो, ध्यान से 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम होता है। पहले तो उस माहौल में एडजस्ट हो जाओ। एडजस्ट इन द सेंस कि आप बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को बहुत ज्यादा मत लो। आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रखी है बेटा, बहुत सारे एग्जाम है, ये भी वैसी ही एग्जाम है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। बस यहाँ पर वो प्रेशर थोड़ा सा हम फील कर सकते हैं। तो उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए टेक अ डीप ब्रीथ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। 5 मिनट आपके जो भी आराध्य हैं, जो भी भगवान है, जिनको भी आप मानते हैं, जो गुरु मानते हैं आप, उनका ध्यान करो। थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करो। ठीक है, पानी पियो, रिलैक्स करो। अब जैसे आपके पास में पेपर आता है बेटा, तो पेपर को रीडिंग करना शुरू करो। अब पेपर को रीडिंग, कुछ बच्चे शुरू से रीडिंग करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल लास्ट से शुरू करते हैं। आपका जैसा प्लान है, आप जिस तरीके से चाहते हैं, आप चाहे तो फ्रंट से शुरू करें, आप चाहे तो लास्ट से शुरू करें। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेपर लास्ट से पढ़ना शुरू करो, विच इज केस स्टडी, क्योंकि 12 मार्क की केस स्टडी होती है। अब यहाँ पर ना मेरे पास में 3 केस स्टडीज है। उन 3 केस स्टडीज को जब आप पढ़ते हैं बेटा, 36, 37, 38, ये 3 मेरे पास में केस स्टडी है। हर एक केस स्टडी के 3-3 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क, 1 मार्क एंड 2 मार्क, ऐसे 4 मार्क की हमारे पास केस स्टडीज होती है।
तो जो 36, 37, 38 है, पहले आप जब उन केस स्टडी को गो थ्रू करेंगे, एक ओवरव्यू ले लो, जब आप उन केस स्टडी को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये मेरे पास में फर्स्ट केस स्टडी किसकी है, सेकेंड किसकी और थर्ड किसकी है। आप कई बार होता है जैसे हम देख के समझ जाते हैं कि मेरे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, ठीक है, पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो हमको समझ में आता है। कई बार हमको पता चलता है ये तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है ना, प्रोबेबिलिटी के हमारे पास में क्वेश्चंस आ गया। फिर कई बार हम वहां से देख के पता चल जाता है, कई बार हमारे पास में दिख जाता है एपी सीरीज में आपके पास चल रहा है। तो आप क्या करोगे बेटा, जैसे आपके पास में केस स्टडीज आती है तो केस स्टडी में आप बस एक ओवरव्यू डाल लो कि ये मेरे पास में किस चैप्टर को बिलोंग करती है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मुझे निकालना ही पड़ेगा और फेवरेबल आउटकम्स जो भी आप क्वेश्चन में पूछते हो वो फाइंड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो मुझे या तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्लियर चाहिए एंड मेरे पास में क्या चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला क्लियर। यहां से मेरे पास एक ओवरव्यू हो गया। एपी की बात करूं तो मेरे पास में ए एन टर्म या एस एन की फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना। जैसे अभी मैंने रिसेंटली अपने प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन दिया था जहां एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल में छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे। तो ट्रायंगल के शेप में जैसे बताती हूँ, इस तरीके से मेरे पास में कोई ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल था, फिर यहाँ पर मेरे पास में 2 ट्रायंगल थे, फिर यहाँ पर मेरे पास में 3 हो गए। ऐसे ही करते करते हमने कुछ ली थी। तो 15th रो पे कितने ट्रायंगल्स आएंगे, कितने टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे अगर मैं 15 रो तक बनाऊं। तो मैंने आपको यहां पर बोला, अब बच्चों ने क्या किया बेटा, A15 फाइंड कर दिया। A15 क्यों फाइंड कर रहे हो, आपको सम ऑफ 15 फाइंड करना है। सम ऑफ 15 क्यों, क्योंकि मैंने पूरे टोटल 15 रो की बात करी है कि पूरे 15 रो में कितने ट्रायंगल्स अवेलेबल होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन 15th रो। तो आपको टोटल पूछे जा रहा है। तो जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आपको वहां से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्लियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एपी हो गया, या हमारे पास में प्रोबेबिलिटी हो गया, सरफेस एरिया हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास में एक ये है कि आप सेक्शन ई से जाएंगे तो मेरे दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ केस स्टडीज है, इस चैप्टर के हमारे पास में केस स्टडी है और मुझे ये फॉर्मूलाज या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, पहली चीज। ठीक है, अभी सिर्फ रीडिंग काम कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर सॉल्व करने मत बैठ जाना बेटा। सॉल्व करने बैठोगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर छोड़ दोगे। ठीक, आपने अपनी केस स्टडी सबसे पहले रीड कर ली कि मुझे कितनी केस स्टडीज चाहिए थी, मतलब मेरे पास में क्या क्या आनी थी, तो हमने केस स्टडी पूरी रीड कर ली। ठीक, हमारे पास में ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जैसे मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनका सेक्शन डी बहुत अच्छा, सेक्शन डी इन द सेंस 5 मार्कर क्वेश्चन जो है वो हर तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, उसको पूरे उसमें फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो सेक्शन डी वाले में आप जाके देखो, सेक्शन डी मेरे पास में सबसे ज्यादा, देखो इन सब में सबसे ज्यादा मेरे पास में सेक्शन डी है जिसमें ओनली 4 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना है। इसमें तो 20 है पर 20 ही सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां मेरे पास में ओनली 4 क्वेश्चन है जो मुझे पूरे 20 मार्क्स दे सकते हैं। अब इन 20 मार्क्स में आप लोगों के पास में क्या क्या आ सकता है बेटा, तो आप लोगों के पास में ट्राइंगल से बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, एक फिक्स्ड है 5 मार्कर क्वेश्चन, या तो बीपीटी बना देगा, या तो ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करना है, या तो मीडियन वाले क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे जो आप लोगों के ट्राइंगल के 7.6 पॉइंट समथिंग में सिमिलरिटीज में, जहां वो 9th 10th जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जहां हमने मीडियन वाला प्रूफ किया था, आप लोग ट्राइंगल वाले चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। 6.2 में हम लोग 6.3 में हम लोगों ने जो ट्राइंगल प्रूफ किया था विद मीडियन, तो मीडियन वाले क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं, उनको अच्छे से करके जाना, 5 मार्कर क्वेश्चन में वो आ सकते हैं। बेसिक वालों की बात करूं बेटा, आंख बंद करके बीपीटी करके जाना। कैसे होगा अभी मैं एक बार आपको वापस रिकॉल करवा दूंगी, पर बीपीटी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। क्लियर, इसके बाद में क्या बन सकता है, इसके बाद में सरफेस एरिया से क्वेश्चन बन सकता है, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से, विच इज चैप्टर 12 से हमारे पास में क्वेश्चन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास में, तो हमारे पास हो सकता है प्रोबेबली पॉलिनोमियल से बन जाए हमारे पास में, हाँ, पर एक क्वेश्चन फिक्स है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर बनेगी, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना दे या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बना दे। चैप्टर 3 या चैप्टर 4 दोनों में से कोई एक केस स्टडी बन के आएगी, सॉरी एक सेक्शन डी का 4 क्वेश्चन में से बन के आ सकता है, 5 मार्कर क्वेश्चन। तो फिर से एक हमारे पास में सरफेस एरिया से आ रहा है, एक हमारे पास में कहां से आ रहा है बेटा, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से 5 मार्कर क्वेश्चन बन रहा है। अब कौन सा बन रहा है, या तो वो एरोप्लेन वाला बनेगा, या तो वो बोट वाला क्वेश्चन बन सकता है, बोट एंड स्ट्रीम वाला। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको सब मिल जाएगा।
फिर या तो क्या बन सकता है हमारे पास में, या तो हमारे पास ट्रेन वाला बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप के जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, या तो 2 डिजिट नंबर वाला बन जाएगा, या तो फ्रैक्शन वाले बन जाएंगे, या तो एज वाले बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, तो उन चीजों का ध्यान रखना। ये हो गया सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन। तीसरा कहां से बनेगा बेटा, एक क्वेश्चन बनेगा आपका फिक्स 5 मार्कर क्वेश्चन विच इज स्टेटिस्टिक्स है, मीन, मोड और मीडियन। मीन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पूछी जाती है बेटा। एक्स और वाई जो हमने प्रीवियस आप देखेंगे आज वीडियो जो डाला होगा उसमें स्टेट्स में 28.5 आपको दे रखा है मीडियन, और एक्स और वाई फाइंड करना है। तो बेटा ये एक्स और वाई वाले क्वेश्चन जो मीडियन होती है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, वो अच्छे से करके जाना। 5 मार्कर क्वेश्चन बनता ही है वहां पर। एंड देन एक 4th क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो रेंडमली कहीं से भी उठा लेगा, या तो वो पॉलिनोमियल से ले लेगा चैप्टर 2 से, या तो चैप्टर 1 से हमारे पास कोई एक क्वेश्चन बना देगा, या तो हमारे पास में सर्कल वाले से बना देगा। तो किसी भी एक चैप्टर से वो उठा के उस क्वेश्चन को बना सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन। तो 3 आपके पास में फिक्स है। 3 कौन कौन से हो गए बेटा, अगेन बता रही हूं, जिससे हमारे पास सेक्शन डी 4 क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क के। तो पहला तो हमारे पास में सरफेस एरिया से आ रहा है, दूसरा हमारे पास में चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से आ रहा है, तीसरा हमारे पास में कहां से आ रहा था, स्टेट से है ना, स्टेटिस्टिक्स से आ रहा है, और 4th मेरे पास में रेंडमली कहीं से भी पूछ सकता है वो हमारे पास में। क्लियर, या तो चैप्टर 6 से ले लेगा, वो चैप्टर 6 से ले लेगा, ट्रायंगल से बना देगा मेरे पास में। तो ये हमारे पास हो गई इसकी स्ट्रेटेजी। क्लियर, सेक्शन डी और सेक्शन ई ज्यादातर मार्क्स हमारे यहीं पर कवर हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने बेटा इनमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, आप लोगों के कैलकुलेशन बहुत अच्छे, मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूलाज आपको आते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आती है, सिमिलरिटीज, बीपीटी अच्छे से प्रूफ करते आती है, तो ये आपके पास इजीली अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। 20 मार्क्स फिक्स है आप लोगों के। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन सी विच इज 3 मार्कर क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है ना, चलो यहां तो आपने उसको डिटेल सोल्यूशन करके देख लिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं सेक्शन सी में, जैसे सेक्शन सी है हमारे पास में 3 मार्कर क्वेश्चन है और हमको 6 करना है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन के सोल्यूशन 3-3, 4-4 पेज के करके आते हैं। नहीं बेटा, जितना पूछा जा रहा है उतना ही आप सोल्यूशन करेंगे। अब सेक्शन सी प्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है इन द सेंस आपका चैप्टर 2 बना देगा, चैप्टर 1 से बना देगा इरेशनल प्रूफ करने से रिलेटेड, या फिर आपके पास में चैप्टर 5 एपी से बनेगा। एक तो एपी से बनेगा ही बनेगा सेक्शन सी में, है ना, एपी से बनना है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बना सकता है। इसी सेक्शन सी में फिक्स है एक क्वेश्चन, देखो मैं बता देती हूँ, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन तो हमारे पास एपी से बनना है और एक हमारे पास में ट्रिग्नो से बनना है। ट्रिग्नो से 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, 3 मार्क का ही क्वेश्चन बनना है ट्रिग्नो से। और ट्रिग्नो से 3 मार्क का क्वेश्चन कौन सा बनेगा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल भी है कि कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा +1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा -1, आई थिंक सो कुछ क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों का 8.3 का। वो क्वेश्चन में आप लोगों ने आइडेंटिटी 1 का यूज किया था और वहां पर क्या लिखा था बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाया था। तो वही फॉर्मूला ऐसे ही टाइप के यहाँ पर भी बनने वाले हैं। तो जितनी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है उनका ध्यान रखना और उसी बेस पे आप क्वेश्चन करोगे, आपको आ जाएंगे। ट्रिग्नो का एक क्वेश्चन बनना है 3 मार्कर से। फिर क्या बेटा, फिर यहाँ पर हमारे पास में ये 2 तो बन गए, अब बचे 4। अब 4 रेंडमली किसी से भी पूछ लेगा, वो चैप्टर 2 से पूछेगा, चैप्टर 1 से पूछेगा। अब कैसे क्वेश्चन के टाइप्स बनेंगे अभी मैं बताऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको क्या क्या बन सकता है। फिर क्या, प्रोबेबिलिटी से बना सकता है बेटा कोई एक क्वेश्चन, और स्टेट से नहीं बनता है इसमें क्वेश्चन। स्टेट्स क्योंकि आपका 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ दे देता है वो सेक्शन डी में, तो इसमें वो अवॉइड करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके पास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। किससे बनता है बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बनता है हमारे पास में, तो ये ध्यान रखना। फिर सेक्शन डी 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो ध्यान लगाओ बेटा 2 मार्कर ही क्वेश्चन है। 2 मार्क में बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं पूछेगा, कभी भी छोटा ही सोल्यूशन पूछेगा। तो इट मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी 2-3 स्टेप में कम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 5 स्टेप लिख दिया आपने, बता रही हूँ 5 स्टेप आपने लिख दी, सफिशियंट है, बस उससे ज्यादा नहीं। एक पेज में सोल्यूशन हो जाना चाहिए, 1-1.5 पेज सफिशियंट है आप लोगों के पास।
4-5 पेज भर के मत आना। 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, तो मार्किंग के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन किया करो, स्टेप्स बहुत ज्यादा मत लिखा करो। तुम अगर 3 पेज भी भर के आओगे उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, आने 2 ही मार्क है, बट तुम्हारा टाइम यहां पर तुम कर दोगे खत्म। ठीक, फिर सबसे लास्ट में हम लोग उल्टा चल रही हूं मैं, है ना, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा मार्क पहले ग्रैब कर ले, इनको करने में टाइम लगेगा। फिर लास्ट में बनता है हमारे पास में सेक्शन ए। सेक्शन ए कैसे काम करोगे बेटा, सेक्शन ए रीड कर लो जब आपके पास वो 15 मिनट्स दिए जाते हैं, है ना। ये तो मैं अभी रीडिंग स्ट्रेटेजी के साथ में मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया। रीडिंग स्ट्रेटेजी जब दी जाती है तो वो 20 जो हमारे पास में एमसीक्यूज है, उन 20 एमसीक्यूज पे टिक कर लिया करो, है ना। कैसे कर लेना, जैसे मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। अब मुझे फर्स्ट वाला पता है कि उसने एचसीएफ पूछ लिया 92 एंड 135 के बीच में। अब 92 और 135 के बीच में आपको एचसीएफ निकालते आता है, तो उस पे यहां पर हम इसको कर देंगे कि हाँ भैया हमको आता है, तो 1 छोड़ दो। अब मान लिया 2 आ गया हमारे पास में सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें ट्राइंगल पूछ लिया, ट्राइंगल दे दिया एक हमारे पास में, एक ट्राइंगल दे दिया और फिर यहां से साइड्स का रेशियो पूछ रहा है, तो फिर मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि हो सकता है मुझसे ना हो, तो जो नहीं आएगा बेटा पेंसिल से बस एक छोटा सा डॉट बना देना। पेपर में लिखना अलाउ नहीं है, अभी बता रही हूँ, पेपर में किसी भी तरीके का कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है, आप नहीं लिखेंगे पेपर में। मैं आपको लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा डॉट लगाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करें उसका, तो आपको रिव्यू करने में आसानी आ जाए कि भैया मेरे पास में डाउट था तो मैंने इसको छोड़ रखा है ना। बस इतने सेंस के लिए हम उसका यूज करते, अदरवाइज पेपर में किसी भी तरीके का आपको पेन या पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रेटेजी। 15 मिनट बेटा आपको जो मिल रहे हैं, उस 15 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो, आराम से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है उस पर ये छोटा सा डॉट लगा दो, इतना कि आपको दिखे, है ना। जब आप, क्योंकि आप जब 3 घंटे पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आप वहां ढूंढोगे नहीं कि मैं कौन सा क्वेश्चन पेपर करूं, कौन सा क्वेश्चन करूं या कौन सा न करूं। तो उसके लिए आप छोटा सा डॉट लगा दोगे, तो ये डॉट आपको ये याद दिला देगा कि मैंने इसको डाउट के लिए रख रखा है। ये डॉट डाउट को रिप्रेजेंट करता है। पहले अप्रोच करो कि आपको जो आता है आप वो सेक्शन करें, चाहे आपके सेक्शन 1 प्लान हो, सेक्शन 2, जो भी आपको अच्छा लगे, सेक्शन ए बी सी जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। आप सबसे पहले जिसमें जो कॉन्फिडेंट हो वो करना, ठीक है। अब ये कैसे प्लान करना है मैं अभी आगे इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी। देखो, अब मैं अगर बात करूं चैप्टर 1 की, मैं अब यहां से चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रही हूं आप लोगों को। चैप्टर 1 क्या है बेटा, रियल नंबर्स है ना। रियल नंबर से मेरे पास में कितने मार्कर क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो 1, 2 सफिशिएंट, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। या तो 1 या तो 2 या तो 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या बात करेगा बेटा, या तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनको वेरीफाई करने के लिए पूछ लेगा वो, एक तो ये पूछेगा हमसे, और एक पार्ट और क्या पूछेगा बेटा, इर्रेशनल प्रूफ करना। क्या पूछेगा, इर्रेशनल प्रूफ करना, कि √5 को इर्रेशनल प्रूफ करो, 2 - 3 √5 को इर्रेशनल प्रूफ करो। तो आपने वो प्रूविंग कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट डलिए, जाके उस वीडियो को गो थ्रू कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इसको किया हुआ है, ठीक। आपको मैं गो थ्रू कर रही हूँ, ओवरव्यू करवा रही हूँ कि आपने पूरे साल इतना पढ़ चुके हो, बस ये टॉपिक से इन्हीं को आपको बस वहां अप्लाई करना है, ठीक। फिर चैप्टर 2 की बात करें बेटा, चैप्टर 2 में हमारे पास बनता है पॉलिनोमियल्स। क्या बनता है, पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन देता है। क्या देता है, 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन। तो कभी कभी हमारे पास में जीरोस वेरीफाई करने के लिए दे देता है। क्या करने के लिए देगा, जीरोस वेरीफाई, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जीरोस वेरीफाई करने के लिए देगा, या क्या देगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा। एक पॉलिनोमियल, लेट अस सपोज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दे दिया आपको 9x² प्लस 5x प्लस 4, है ना। इस तरीके से आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया और बोला इसके जो भी जीरोज है, ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ, इसके जो भी जीरोज है उनका डबल या उनमें +1, जैसे अल्फा और बीटा के जीरोज है। तो आप एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करके बताओ जिसके जीरोस अल्फा +1 और बीटा +1 होंगे। क्लियर। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप इससे अल्फा बीटा निकालेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप फाइंड क्या कर लेंगे बेटा,
अल्फा और बीटा। इस अल्फा बीटा की वैल्यूज को यहां रख देंगे, उस अल्फा बीटा की वैल्यूज को यहां रखेंगे तो आपको पता है कि फाइंड क्या करना होता है। अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास में चलता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास में बन गया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। यही रिक्वायर्ड होता है हमारे पास में, है ना, यही लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा इंटू बीटा का यहां मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, क्या बोल रही हूँ, आप ऑलरेडी बेटा यहां से अल्फा बीटा निकाल के लिया। लेट अस सपोज आपके जो अल्फा बीटा है, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूं, मान लो इसके अल्फा बीटा यहां से 3 आया और ये 2 आया, ठीक। तो जब आपने यहां पर बेटा इसके जीरोस रखे तो ये 3 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया बेटा, ये 3। तो इसके अल्फा और बीटा क्या हो गए 4 और 3, तो ये हटा दो। अब ये कोई काम का नहीं है, इसको तो पूरा सॉल्व करके लेके आए ना। कितना है ये 4 प्लस ये कितना है बेटा 3, और यहां पर इस पूरे को सॉल्व नहीं करना है, इन नंबर्स को सॉल्व करना है। तो 4 × 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो आपने बोला, जिसके जीरोस इसके 1 प्लस होंगे, एक ज्यादा होंगे, एक कम होंगे, वो दे देगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा 3 मार्कर क्वेश्चन, है ना। कितने मार्क में पूछेगा मैम, तो 3 मार्क के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर तो आपको पता ही है, अगर आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे तो अल्फा प्लस बीटा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा दे देगा, उससे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो भी आप लोग निकाल लेंगे। 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। फिर चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगर 2 वेरिएबल है मतलब एक्स एंड वाई है, इस पे बनती बेटा वर्ड प्रॉब्लम। कितने मार्क की, 5 मार्क की, 5 मार्क की एक वर्ड प्रॉब्लम बनेगी। या फिर 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन, 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन बन जाएंगे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन पे। बस अब आपको दोनों पता है कैसे करना है हमको, तो ये हमारे पास में इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। चैप्टर 4 की बात करूं, चैप्टर 4 क्या है बेटा, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास में क्या है, देखो b² - 4ac, ये याद रखना। ये क्या डिस्क्रिमिनेंट, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये d या तो लेस देन 0 होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा। और इस इक्वल टू 0 को लेके आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा फाइंड के। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमारे पास में बोल रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट्स है रियल हैं, रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स है, देन फाइंड के। तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac निकाल के किसके इक्वल रख देंगे बेटा, 0 के और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर क्या बेटा, इसके लिए तो वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही से 5 मार्क का क्वेश्चन, ये तो फिक्स है कि आनी ही आनी है, इसको तो करके ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कर लेना। चैप्टर 5 एपी सबसे इजी, बस थोड़ा सा लॉजिकल, ए एन वाले फॉर्मूले, a + n - 1 × d, जहां पर हमको फाइंड क्या करना होता है बेटा, a n और d, 3 चीज पता होनी चाहिए। फिर होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स n/2 × 2a + n - 1 × n - 1 × d। पर एक चीज याद रखना, यहां पर कभी कभी एस एन की वैल्यू दे देता है। 5.3 क्वेश्चन नंबर 15, 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 में एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा था जहां एस एन इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना 4 + 2n, इक्वेशन वो नहीं है, मैं रैंडमली ले रही हूं। तो यहां से फिर हमने एस एन निकाला था बेटा, एस एन क्या था मेरे पास, 4 + 2 = 6 हो जाएगा। फिर मैंने S2 निकाला था, तो S2 मेरे पास में हाँ जहां जहां n है वहां 2 पुट करा था। अब H2 है मतलब ये सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो A तो हमने निकाल लिया था, A2 यहां से फाइंड कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, एक ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है। 2 फॉर्मूले, ठीक है। अब क्या, अब चैप्टर 6 ट्राइंगल विच इज बीपीटी। चलो बीपीटी पहले एक बार सॉल्व करवा देती हूं। तो बीपीटी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ अ लाइन ड्रॉन इन अ ट्राइंगल लिखना है ना, ड्रॉन पैरेलल टू वन
side of a triangle intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides divide in the same रेशियो। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे बीपीटी बोल दे, चाहे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल दे, चाहे थेल्स थ्योरम बोल दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। स्टेटमेंट याद रखना, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द one side of a triangle intersect the other two sides at distant points, then the other two sides divide in the same ratio. That's the BPT. BPT में आप क्या करेंगे बेटा, यहां से बता देती हूँ एक रफली, बाकी पूरा स्टेटमेंट बना हुआ है। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, जो बोल रही हूँ वो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन आप लिख के आएंगे। लेट अस सपोज ABC इज अ ट्राइंगल इन विच फ्रॉम साइड AB पॉइंट पॉइंट D लिख देते हैं। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC विच इज इंटरसेक्ट दी अदर साइड्स AC एट E पॉइंट। ठीक है, E पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू साइड AB विच इज कॉल्ड M एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AC, पूरी साइड AC पे लेंगे विच इज D एंड D। सो यहां लिखना बेटा DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB, ये पूरा कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देन जॉइन B टू E एंड D टू C, हमारे पास में दोनों ज्वाइन कर लेंगे। फिर इन ट्राइंगल, सबसे पहले ऊपर जो ट्राइंगल दिख रहा है ADE, ये ट्राइंगल लेंगे। ADE में हमारे पास में क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर डाला है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और ये क्या ले रहे होंगे, सबके एरिया ले रहे होंगे। तो हाफ ऑफ बेस, अब बेस परपेंडिकुलर किस पे डाला है, AB पे, तो AB पे डाला, इट मींस इस ट्राइंगल के AD साइड भी तो आ रही है इसमें, तो AD इंटू परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, EM, है ना। EN EM कुछ भी ले लो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 1। अगेन इसी ट्राइंगल में ले लो बेटा, दो हाइट डली हुई है, तो इन ट्राइंगल ADE दो हाइट डली है तो दो बार हम एरिया लेंगे इसका, है ना, क्योंकि दो हाइट डल रही है हमारे पास में। एक बार ये चल रही है DM, DN चल रही है, DN चल रही है किस हाइट पे, किस पे बेटा, AC या AE, तो AE लेना है यहाँ पर, है ना, ट्राइंगल की साइड से लेना, पूरे ABC ट्राइंगल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ADE की बात कर रही हूं मैं। तो परपेंडिकुलर DEN चल रहा है AE साइड पे और EM चल रहा है AD साइड पे। ठीक है, बस उसकी साइड हमने ले ली। फिर क्या बेटा, अब ट्राइंगल मेरे पास में यहां से कौन सा आ रहा है, हमारे पास में ये चल रहा है BDE, नीचे से यहां से स्टार्ट करना, BDE, चाहे आप लेबलिंग कुछ भी करो, नाम कुछ भी करो, पर ट्राइंगल यहां से शुरू करना, BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस तो इसका DE ही रहेगा, DB या BD, तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा और आगे लेके जाओ तो हाइट ये वाली डल रही है ना, EN EM इसकी हाइट हो जाएगी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अगेन अब ट्राइंगल B ले लिया था, अब इससे ऊपर चलो तो ये DEC ट्राइंगल लेंगे हम, DEC हाफ ऑफ बेस, अब बेस क्या लेंगे बेटा, ये वाला बेस लेंगे CE बेस मल्टीप्लाइड टू हाइट क्या चल रही है, DN। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे बेटा, जिनकी हाइट सेम है, देखो इसके पास DN है तो इसके पास भी DN है, और इसके पास EM है तो इसके पास BM है, तो जिनके पास सेम साइड होगी उनका रेशियो ले लो। तो मैं रेशियो ले लेती हूँ इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3, तो इधर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में ट्राइंगल ऑफ BDE। ये कितना हो जाएगा बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल, इसको यहाँ लिखना है ना, मैं तो यही डायरेक्ट कर रही हूँ, EM से EM कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा AD अपॉन में BD। एंड अब ये बाकी बचे भी तो दो थे, ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यहां पर भी हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, बनेगा AE अपॉन में
CSCE बात एक ही है। अब मेरे पास में साइड्स का रेशियो आना था AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC आना चाहिए। अब क्या हो गया, ऊपर तो आ रहा है सेम बट नीचे नहीं आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग है। तो हम बात करते हैं यहां से एक स्टेटमेंट लिखना, वी नो दैट द बोथ ट्रायंगल हैव द सेम बेस विच इज DE एंड हमारे पास में DE पैरेलल किसके हैं, BC के। और अगर दो पैरेलल लाइंस आ रही है तो इनके बीच में बनने वाले सभी ट्रायंगल्स का एरिया कैसा होता है बेटा, सेम होता है। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी नहीं तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। अब इस स्टेटमेंट से बाय दिस स्टेटमेंट इन दोनों साइड्स को आप क्या कर देंगे बेटा, इक्वल, क्या, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, हेंस दिस इज BPT। लाइंस अगर पैरेलल हो तो साइड्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, रेशियो में आ जाएगी। तो ये पूरा BPT है, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये हमारे पास में BPT हो गया चैप्टर 6 का। इसके बाद में क्या, इसके बाद में लगता है बेटा सिमिलरिटी रूल। अब सिमिलरिटी में आपको ट्रायंगल के रूल याद होना चाहिए। अब उसी सिमिलरिटी से एक बार वीडियो सब कुछ डले हैं, आप गो थ्रू कर लेना, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। फिर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक क्या था बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y के साथ भी हमारे पास में चलेगा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है जहां पर m1 और m2 क्या थे, ये रेशियो थे, और x2 x1 y1 y2 क्या थे, तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे। और फाइंड क्या करते हैं इससे, फाइंड वो पॉइंट करते हैं जैसे दो पॉइंट्स है हमारे पास में, इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं एक पॉइंट होता है तो इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है उससे। और एक केस टू 1 वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा, केस टू 1 वाला रेशियो फाइंड करने वाला, तो वो याद रखना। और एक क्या, एक लाइन को 3 पॉइंट्स डिवाइड कर रहे होते हैं, P Q R। तो फिर इनके रेशियो निकालना था, तो अगर मुझे AP निकालना है तो 1:3 हो जाएगा बेटा ये। फिर AQ ये तो मिड पॉइंट में आ जाएगा, और ऐसे R के कोऑर्डिनेट। आपको सब कुछ करवा रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लेंगे, आपको मिल जाएगा बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 का रिवीजन। चैप्टर 8 करना हो तो ट्रिग्नो। अब ट्रिग्नो में बहुत अच्छे से करवा चुके हैं बेटा आपको। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने बहुत अच्छे से कर रखा है। क्या कर रखा है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा हमारे पास में। प्रूविंग वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आइडेंटिटीज पूछी जाती है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी है, उसको रिकॉल कर लेना। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और 3 मार्क का तो पक्का है प्रूविंग में बनेगा हमारे पास में, ठीक। चैप्टर 9 के इनसे 2 से 3 मार्क का ही क्वेश्चन पूछता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो ही तरीके का काम था, एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा ऊपर की तरफ, डिप्रेशन में हमेशा नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, उससे काम कर लेंगे। फिर बेटा चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है पूरा टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स और रेडियस का रिलेशन कैसा होता है। तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है हमारे पास में टेंजेंट्स पे, ये याद रखना क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हुई दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। ऐसे अब यहां पर आपको क्वेश्चन करना था, वो भी बता चुकी हूं। टेंजेंट्स वाला कंसेप्ट है चैप्टर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आएगा आपके पास में बेटा सेक्टर और सेगमेंट। कभी कभी आप लोगों को सब कुछ देके थीटा भी पूछ लेगा, ध्यान रखो। थीटा दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा है तो थीटा छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को रख दो, सॉल्व हो जाएगा वो। तो कभी कभी क्वेश्चन में थीटा भी पूछ लेता है आप लोगों से, उसको याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन चैप्टर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आप लोगों को करवा रखे। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आते हैं, ये चैप्टर नहीं सॉल्व हो सकता आप लोगों के लिए। आपकी कैलकुलेशन एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, बट अगर फॉर्मूले ही गलत लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाना। आप लोगों को वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है मैंने, तो वहां पर जाके एक बार अच्छे से इसको रिकॉल कर लेना कि मुझे क्या निकालना है, कब मुझे बेस ऑफ एरिया माइनस करना है, कब ऐड करना है, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था। अगर कोई एक सॉलिड है बेटा, जैसे हेमिस्फेयर और पूरा वो सॉलिड बना हुआ है, जैसे वुड का बना हुआ है, और उसमें से आप कुछ डिप्रेशन कर रहे हैं, कुछ बाहर निकाल रहे हैं, तो बेस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। पर अगर ऑलरेडी वो जो भी शेप है वो खोखला है,
होलो है, तो फिर उसमें कुछ भी तरीके का बेस एरिया प्लस या माइनस नहीं होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो एक बार जाने से पहले आज आप बैठना, पूरी प्लेलिस्ट को फटक से रिकॉल कर लेना जल्दी 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 जल्दी, तो आप लोगों के दिमाग में जितने कैलकुलेशन है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं चैप्टर 13 विच इज स्टेटिस्टिक्स। आपको बता चुकी बेटा स्टेट से हमारे पास में 5 मार्कर क्वेश्चंस बनता ही बनता है, और मीन का बनेगा या तो मीडियन का बनेगा, कभी कभी मोड भी पूछ लेता है इसके साथ में, तो वो तो तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। अब मीन 3 टाइप की, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम मेथड। अज्यूम मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ fi x है होल डिवाइडेड बाय fi। अगर मैं स्टेप डेविएशन की बात करूं, स्टेप डेविएशन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू a अज्यूम मीन प्लस सबमिशन ऑफ fi ui होल डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ fi मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और अगर मैं हमारे पास में अज्यूम मीन मेथड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन ऑफ fi di होल डिवाइडेड बाय fi। फॉर्मूले सारे लिखवा रखे हैं इसलिए याद कर लेना। मीडियन का फॉर्मूला क्या था बेटा, l प्लस n बाई 2 माइनस cf होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरीके से फॉर्मूला था। मोड का फॉर्मूला क्या बताया था आपने, तो वो हमारे पास में था l प्लस हमारे पास में क्या था f1 माइनस f0 होल डिवाइडेड बाय, यहां प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस देख लेना, यहां पर 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेस थे। तो इन फॉर्मूलेस को आप लोगों को अच्छे से रिकॉल करना है। मीन मोड मीडियन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर लेना। एंड द लास्ट वन इज दैट इज 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है बेटा, तो एक मार्क का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना, और एक क्या बनेगा आपके पास में, केस बेस्ड स्टडी। सीबीएस बनने के पूरे चांसेस होते ही हैं इसमें। केस बेस्ड स्टडी प्रोबेबिलिटी हमेशा बनाता ही है, इसलिए इसकी केस बेस्ड स्टडी होने के चांसेस ज्यादा है। क्या फॉर्मूला, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उस तरीके से इसको पूरा कर लेना आप लोग। तो ये समझ में आया ना बेटा आप लोगों को कि हमको क्या करना है, कितना पढ़ रखा है, कितना फास्ट रिवीजन, आपको बस उस पर काम करना है। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो हुई सिलेबस की बात। अब क्या, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ बेटा, ये जो सिलेबस था आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए बात करती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, देखो यहां से मैंने कुछ आप लोगों के लिए पॉइंट्स निकाल रखे हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट बस आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से आपको काम करना है। पेपर लीनियर ऑर्डर में मत सॉल्व करो, मैं आपको बता चुकी हूँ। लीनियर ऑर्डर इन द सेंस कि भैया आप कभी भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी ऐसी लाइन वाइज मत चलो। आपको जो भी लग रहा है, जो सबसे इजी लग रहा है, आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट करोगे। आपको लगता है आप सेक्शन डी में ज्यादा मार्क ग्रैब कर सकते हो, आप सेक्शन डी करो। आपको लगता है आप सेक्शन बी में सबसे ज्यादा मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, आप उसको करो, पर अवॉइड करो सेक्शन ए करना। क्यों, क्योंकि इसमें 20 मार्क है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को ही आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो लास्ट के लिए रखो, है ना, वो जरूरी है। फिर अब इजी जब हो जाए तो उससे थोड़े से डिफिकल्ट कि आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं बट कॉन्फिडेंट नहीं हूं थोड़ा, तो आप वो इजी के बाद में करें मॉडरेट। ठीक है, एंड देन सबसे लास्ट में हार्ड अप्रोच करें। हार्ड इन द सेंस आपको लग रहा है कि अब ये क्वेश्चन टफ है और मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, तो फिर आप उसको सॉल्व करें। अदरवाइज ये दो भी आप गलत कर दोगे। अगर इसको आपने पहले किया बेटा, अगर इस कंसेप्ट को क्या कि नहीं पहले मैं ना जो नहीं आ रहा उसको कर लेता हूं, तो सबसे ज्यादा टाइम यही वेस्ट करोगे आप। और सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं सेक्शन ए को सॉल्व करने में, जो कि नहीं करना चाहिए आपको, वो सबसे लास्ट के लिए छोड़ो। और वो 1-1, 2-2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, बस आप लोग उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो। ठीक, तो आइडियल अप्रोच हमारे पास में 3 घंटे के पेपर के लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहले स्टेप है आप 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 15 से 20 मिनट देने हैं आपको। टाइम बता रही हूँ, 15 से 20 मिनट कब दोगे, वो सबसे लास्ट में देना बेटा। आइडियल अप्रोच 3 घंटे की, 15-20 मिनट आपके सबसे आखिर में छोड़ना, क्योंकि 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाना चाहिए। डाउट आ रहा है, मार्क करो, स्किप करो, लास्ट में देखो। क्लियर, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर डाउट आ रहा है उसको मार्क कर दो, थोड़ा सा ऐसे लगा दो स्टार या डॉट या जो भी आपको लग रहा है, उसको स्किप करो और लास्ट के लिए छोड़ दो कि मैं लास्ट में देख लूंगा। सेक्शन बी 2 मार्क का क्वेश्चन कितने देंगे आप बेटा, मुश्किल से आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेप क्लीन होना चाहिए, 2 मार्क के क्वेश्चन है, ज्यादा काम करता नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और आंसर आ जाएगा।
आपके दिमाग में जब आप पेपर देखो ना बेटा, आपको यही चलना चाहिए कि सेक्शन ए में इतने इजी क्वेश्चन है कि मैं उसे 20 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सेक्शन बी में मुझे आधे घंटे से ज्यादा काम नहीं लगना चाहिए और डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, बस मैं उसे पढ़ नहीं पा रही हूँ या मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इस तरीके से समझना। सेक्शन सी मुश्किल से 1 घंटा, 1 घंटे से कम होना चाहिए हमारे पास में, क्योंकि इससे 10-15 मिनट जो बचेंगे ना बेटा इधर आ जाएंगे हमारे पास में। सेक्शन ए में आप यूज कर सकते हो उसको। स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बता चुके, उसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाले फॉर्मेट में आते हैं। सेक्शन डी और ई 4 से 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं, इसमें लगेगा पूरा 1 से 1.5 घंटा। तो देखो 1 घंटा यहां पर लग गया, 1 घंटा यहां पर हो गया, 2 घंटे तो ये हो गए, और बाकी का बचा 1 घंटा, आधा घंटा तो यहाँ चला गया, तो आधा घंटा आपके पास सेक्शन ए के लिए हो गया। अब 10-15 मिनट बाकी बचे होंगे, तो लास्ट में हमारे पास में रीचेक करने के लिए मिल जाता है सफिशिएंट टाइम। तो अगर आप अपने पेपर को ये इसके इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं, तो आप नो डाउट आप अपने पूरे पेपर को 2.5 घंटे में आराम से सॉल्व कर लेंगे। स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान करोगे, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। अब सेकंड क्या होता है, टाइम लिमिट रूल करना है हमको। टाइम को एक फिक्स टाइम लिमिट रूल करना ही पड़ेगा। मैं 1 मार्क के क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। 2 मार्क के क्वेश्चन में मुश्किल से मुझे 2-3 मिनट लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। 3 मार्क के क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन, अब मैं ईच क्वेश्चन की बात कर रही हूं। अगर आप 1 मार्क क्वेश्चन करते हो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगाएंगे। अगर एक ही क्वेश्चन को 1 मार्क का क्वेश्चन को आप 5 मिनट लगा रहे हो, 10 मिनट लगा रहे हो, आपका आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो बाकी सेक्शन कब करोगे बेटा, तो अपनी प्लानिंग करो। 5 मार्क के क्वेश्चन को मुश्किल से आप 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर बच्चे क्या करते हैं ना, अगर 1-2 मिनट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप क्या करोगे, उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, वो लास्ट में रिव्यू के लिए डाल देंगे। बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एक क्वेश्चन पे 10-15 मिनट लगा देते हैं और यहीं से फिर बच्चे बोलते हैं हमारा पेपर छूट गया। सबसे बड़ी गलती वही होती है। तो बेटा जो आता है उस पर काम करो, जो नहीं आता है ना, आपको लग रहा है मेरे को नहीं आ रहा है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है वो चीजें, स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि उस पर टाइम लगाने के बजाय आप दूसरे जो आ रहे हैं वो भी छोड़ दोगे और पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए उसको रिव्यू के लिए डाल दो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर। फिर 3 राउंड मेथड। पहले राउंड में जिसे बता चुकी हूं, श्योर क्वेश्चन दैट इज इजी, जो आपको लग रहा है इजी नहीं, या आपको जो लग रहा है कि मैं इसको कर सकता हूं अच्छे से, उस क्वेश्चन को कर लो। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा थिंकिंग कि मैं अगर इसको थोड़ा सा फोकस होकर करूंगा या सोचूंगा फॉर्मूलाज वगैरह, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर उसको डिकोड कर लिया तो सोल्यूशन हो जाएगा। और तीसरा टफ क्वेश्चंस, जहां पर कैलकुलेशन हो गया, जहां पर हमारे पास में लेंथी स्टेप्स हो गया, उसके लिए हम रखो। तो 3 राउंड में आप पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट राउंड हमेशा कोशिश करोगे कि कैसे होना चाहिए, इजी क्वेश्चन, जो मुझे आ रहा है, जो भी, चाहे आपका सेक्शन डी हो, ई हो, जो सेक्शन आपको आ रहा है उस सेक्शन को सबसे पहले कर लो। पर क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी याद रखना, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। फिर क्या बेटा, 4th रफ वर्क मैनेजमेंट। हाँ, बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क में क्या करते हैं बेटा, अब जैसे खाली पेज, आप क्या करते हो, पेज जो भी कॉपी रहती है उसकी लास्ट पेज बना देते हो आप। अब एक सॉल्यूशन आपने यहां कर दिया कैलकुलेशन को, एक आपने यहां कर दिया जल्दी जल्दी में, एक इधर कर दिया आपने जल्दी जल्दी में, एक इधर कर दिया। अब आप जब कॉपी पलट रहे होगे तो आप खुद ही भूल जाओगे कि मैं कहां सॉल्यूशन, ये वाला आंसर लिख रहा था कि ये वाला लिख रहा था। तो इसके लिए एक चीज बता देती हूँ बेटा, कैसे करोगे, सुनो। आप लोग क्या करो, आप लोग ना अपनी कॉपी के जैसे लास्ट पेज होता है, कुछ इसी तरीके से ही होता है आपके पास में, इसके 4 सेक्शन बना लो। एक सेक्शन ये बनाया मैंने, एक सेक्शन ये बनाया हमने, एक सेक्शन ये बनाया हमने, और एक सेक्शन छोड़ दिया, ऐसे, है ना, 4 सेक्शन बना लिए। अब जब भी कैलकुलेशन करना शुरू करो बेटा, तो यहां से शुरू करो कि 2x × 3 = 6x हो गया, या मैंने यहां से लिखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 हो गया, या मैंने यहां पर कैलकुलेशन किया 28 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आंसर आना चाहिए। अब क्या होगा, यहां से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और आपकी पूरी कॉपी गंदी भी नहीं दिखेगी और आराम से आप उसको अप्रोच कर लेंगे। रफ वर्क बहुत अच्छे से होना चाहिए आपका, एक साइड में सिस्टमेटिक करना है। ठीक, स्टेप स्किप मत करो, बच्चे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्टेप पूरी करो बेटा। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बोला है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा फाइनल बताओ, और जो भी आंसर आता है हमेशा क्या बोलती हूं मैं, बॉक्स बना के लिखो। बॉक्स बना के लिखेंगे आप आंसर फाइनल, और आगे लिख देंगे दैट्स दी आंसर। जितने आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे वहां आपको सबको समझ में आ गया होगा। मैं बॉक्स तो नहीं बना पाती बट आंसर जरूर उसमें फ्रेम कर देती हूँ। तो ये आपका रफ वर्क मैनेजमेंट, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। देन सबसे कॉमन मिस्टेक सीबीएसई मैथ्स के लिए, डायग्राम नहीं बनाते, जिससे सर्कल कंस्ट्रक्शन
नहीं बनाते, आधे मार्क्स वहीं कट जाते हैं, डायग्राम के मार्क्स होते हैं। यूनिट्स नहीं लिखना, जैसे हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो मान लिया 153.55 आ गया, अब बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं। अब वो सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हो, आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ ना। यूनिट लिखना कंपलसरी बेटा, उसी के तो मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो फिर वहीं गलती करके आते हो। फॉर्मूला एज ऑलवेज प्लस माइनस की गड़बड़ करते हैं, साइन मिस्टेक बहुत कॉमन चीज है ये तो, और लास्ट में चेकिंग नहीं, क्यों, टाइम ही नहीं बचता, इसलिए टाइम नहीं बचता क्योंकि हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया था। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आप उसी चीज को जो मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे, आपका कभी कोई भी पेपर, चाहे मैथ्स का हो, चाहे आपका साइंस का हो, सोशल का हो, हिंदी इंग्लिश, कभी नहीं छूटेगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको टाइम को मैनेज करना सीखें। कॉन्फिडेंस फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्फिडेंस फॉर्मूला के सीबीएसई मैथ्स का पेपर 80% तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, जो बुक आप पूरे साल पढ़ रहे हो उसी से ही होता है, बस क्वेश्चन घुमा के दे देगा बेटा या डिजिट चेंज करके दे देगा बस। तो जो इजी है उस पे टाइम लिमिट पर क्वेश्चन फिक्स होना चाहिए कि मैं 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा एमसीक्यू को नहीं दूंगा, इट मीन्स नहीं देना है। नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो, स्किप फास्ट, खत्म, नहीं आ रहा छोड़ो, आएगा बाद में रिकॉल कर लेंगे, पर पहले जो आ रहा है उसको हम अटेम्प्ट करें। सारी स्टेप नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हर एक स्टेप को लिखने के लिए यहाँ पर एक एरो बना के स्टेप लिखा करो। लास्ट 15 मिनट चाहे कुछ भी हो जाए, 15 मिनट चेकिंग करने के लिए दिया ही करो, ठीक है। ये होता है हमारे पास में। सो बच्चों यहां से हमारा पूरा कंप्लीट। आप लोगों के लिए एक लाइन लिख रखी है मैंने, ओनली यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कांट अचीव, द यूनिवर्स चूज यू बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव द सक्सेस, एबिलिटी द। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है। आई होप आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट आप लोगों के लिए ये छोटी छोटी चीजें बताना बहुत जरूरी था। आप लोगों ने पूरे साल मेहनत किया है, आप लोगों पे ट्रस्ट है, आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स है हम, आखिरकार इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तो एक छोटी सी एग्जाम है, आप आराम से कर सकते हैं। आपने पूरा साल उसको पढ़ा है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, बस कॉन्फिडेंस लूज मत करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज करने से नर्वसनेस आएगी और यही नर्वसनेस आप लोगों के पेपर को बिगाड़ सकती है। तो बी कॉन्फिडेंस, आप आराम से शांति से, अगर नहीं आ रहा है, आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, थोड़ी देर बैठना, डीप ब्रीथ लेना, अपने जो भी अराधी है उनको मानना, एंड देन अपना पेपर सॉल्व करने लगना। बस कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको लिखना है और आपको आता है। अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर दोगे तो सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। लिख रखी है मैंने, ओनली यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कांट अचीव, द यूनिवर्स चूज यू बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव द सक्सेस, एबिलिटी द। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है। आई होप आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट आप लोगों के लिए ये छोटी छोटी चीजें बताना बहुत जरूरी था। आप लोगों ने पूरे साल मेहनत किया है, आप लोगों पे ट्रस्ट है, आप लोग कर सकते हैं।